तो गाइस क्या आप भी इस तरीके की 3D रील्स एडिट करना चाहते हो बट आपसे 3D कैमरा मूवमेंट्स नहीं हो रही, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम 3D कैमरा से रिलेटेड सारी चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं कि 3D कैमरा क्या होता है, 3D वर्कस्पेस कैसे ऑपरेट करता है और किस तरीके से हम स्मूथ 3D कैमरा मूवमेंट्स को कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे चलते हैं और बात कर लेते हैं 3D एडिटिंग और 3D वर्कस्पेस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी हम जो नॉर्मल हमारा एडिटिंग वर्कस्पेस होता है वो टू एक्सिस पे ऑपरेट हो रहा होता है। एक वाई एक्सिस होता है और एक एक्स एक्सिस होता है। यानी कि हम या तो अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, या लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं, और इस तरीके से हम कहीं पर भी अपने ऑब्जेक्ट को दो एक्सिस में मूव कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, PNGs हो या ऑब्जेक्ट्स हो। तो नॉर्मल एडिटिंग किसी भी सॉफ्टवेयर में टू डायमेंशन पर ही हो रही होती है, एक्स और वाई एक्सिस पे। अब अगर 3D की बात करें तो 3D एडिटिंग में हमारे पास एक न्यू एक्सिस जो है वो ऐड हो जाता है, जो कि होता है हमारा जेड एक्सिस। अब 3D की बात करें तो 3D एडिटिंग में हमारे पास होते हैं 3 डायमेंशंस, जिसके अंदर हमारे पास एक न्यू एक्सिस ऐड हो जाता है जो कि होता है जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस हमारे पास क्या होता है, वो सिंपली ये होता है कि हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे या जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। एक हमें एरिया मिल जाता है और साथ ही एक डेप्थ मिल जाती है। अभी यहाँ से मैं आपको क्विकली अगर 3D इन सब पे इनेबल करूँ तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस के साथ साथ एक जेड एक्सिस आ चुका है। जैसे कि आप मेरे मार्कर पे यहाँ पे देख रहे हो, कर्सर पे जेड लिखा हुआ है और ये एक्स लिखा हुआ है और एक ये वाई लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे जेड, तो जेड एक्सिस बेसिकली हम आगे पीछे इस तरीके से हम जूम इन जूम आउट अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं, और साथ ही हम यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हैं जेड एक्सिस पे, और स्केल इन स्केल आउट भी कर सकते हैं। और जितनी भी हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ थी वो सब में जो है हमारे पास एक न्यू एक्सिस ऐड हो जाता है जो कि होता है जेड एक्सिस। 3D एडिटिंग के थ्रू हम किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को जो है 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट नाउ मेरा आप टेक्स्ट देख सकते हो वो 2 डायमेंशन है, बट जैसे ही मैंने इसको यहाँ से 3D इनेबल किया तो मैं इसको 3D डायमेंशन में भी मूव कर सकता हूँ और इस तरीके से देख सकता हूँ। तो ये होती है हमारी 3D एडिटिंग और ये होता है हमारा 3D वर्क स्पेस। सिंपली एक न्यू एक्सिस का जो है हमारे पास एडिशन हो जाता है जो कि होता है जेड एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास एक रूम मिल जाता है, एक डेप्थ मिल जाता है, जिसके थ्रू हम 3D व्यू में देख सकते हैं किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को भी। तो अब बात कर लेते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास 3D के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अभी अगर मैं सब पे से अगर 3D हटाता हूँ और ये वाला ऑब्जेक्ट भी लेट सपोज डिलीट करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ से कि हमारे पास 3D कुछ भी नहीं है और यहाँ पे जो पैनल था वो गायब हो चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट्स पे 3D इनेबल करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ से ये ऑप्शंस विजिबल हो चुके हैं, यानी हमारा 3D वर्कस्पेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। अब इनमें से सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बेसिकली ड्राफ्ट 3D का। अभी ये आफ्टर इफेक्ट्स की नॉर्मल प्रीव्यू विंडो है जिसके अंदर आप किसी भी एलिमेंट्स को जो है अपनी कंपोजिशन के अंदर देख सकते हो, बट जैसे ही मैं यहाँ पे ड्राफ्ट 3D पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 3D वर्कस्पेस बेसिकली एक विजिबल हो चुका है, जिसके अंदर हम पूरा 3D जैसी एडिटिंग होती है, जैसे ब्लेंडर होता है और 3D सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी तरह इसको देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है मूव करके बाहर भी देख सकता हूँ, बट अगर मैं यहाँ से ड्राफ्ट 3D को हटाऊंगा तो आप देख सकते हो सिर्फ मैं अपने कॉम्पोजिशन के अंदर का देख सकता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप 3D एडिटिंग एडवांस लेवल की कर रहे हो, तो ये वाला ऑप्शन आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि आप इसमें कहीं भी अपने ऑब्जेक्ट को मूव करके देख सकते हो। तो अब चलते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे रेंडरर्स की। तो बेसिकली यहाँ पे 3 रेंडरर अवेलेबल हैं, और जिसमें से ये एडवांस 3D जो है वो न्यू आया है। बेसिकली ये मोड्स होते हैं 3D एडिटिंग के, और एडवांस 3D इसमें न्यू आया है, और उससे पहले जो क्लासिक 3D होता था और सिनेमा 4D होता था। तो नॉर्मली लोग क्लासिक 3D में वर्क करते थे, बट अब जो है एडवांस 3D में करेंगे, क्योंकि इस एडवांस 3D जो मोड है इसके थ्रू, ये जो फीचर है इसके थ्रू आप कोई भी 3D ऑब्जेक्ट ईजिली आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि नॉर्मल 3D सॉफ्टवेयर्स में आप इंपोर्ट करते थे लाइक ब्लेंडर और माया, इस तरीके से अब आफ्टर इफेक्ट्स में भी आप कोई भी 3D ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करके रखा हुआ है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है मेरा 3D ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इसको क्लासिक 3D में देखूंगा तो ये हमें नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि उस वाले मोड में ये फीचर सपोर्टेड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस 3D वाले मोड में अवेलेबल है, कि जिसमें आप 3D ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये थे कुछ मॉडल्स, और यहाँ पे सिनेमा 4D जो है वो एडवांस लेवल की 3D एडिटिंग के लिए है, लाइक फिल्म, विजुअल इफेक्ट्स, उन सबको अगर आप करना चाह रहे हो तो ये वहाँ पे आते हैं, कि मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, तो आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट दिस। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली कैमरा एंगल्स आ जाते हैं और कैमरा ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर अभी जो है फ़िलहाल हमारा एक्टिव कैमरा इनेबल हुआ हुआ है, यानी कि फ्रंट, और ये डिफ़ॉल्ट है बेसिकली। आप चाहो तो यहाँ से स्विच भी कर सकते हो, चाहे आप लेफ़्ट देख सकते हो, टॉप देख सकते हो, राइट और बैक देख सकते हो, राइट देख सकते हो,
इस तरीके से आप जो है किसी भी कैमरा एंगल पे स्विच कर सकते हो ईजिली। और यहाँ पे उसी के साथ साथ डिफ़ॉल्ट हमारे पास फ्रंट आ जाता है, और यहाँ पे कुछ कस्टम व्यूज़ भी प्रोवाइडेड है। जैसे कि आप कस्टम व्यू 1 पे जाओगे तो आपको इस तरीके का व्यू मिल जाएगा। मैं यहाँ से क्विकली कैमरा भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम कैमरा ऐड करेंगे और यहाँ पे 50 mm का हम नॉर्मल डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे कैमरा ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से कस्टम व्यू 1 हो गया। यहाँ से भी आप देख सकते हो ज़्यादातर लोग जो है कस्टम व्यू 1 को प्रेफर करते हैं, और इसी के साथ साथ कस्टम व्यू 2 भी आ जाता है, कस्टम व्यू 3 भी आ जाता है। तो आप चाहो तो यहाँ से कोई भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसी के साथ जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है, जो लास्ट ऑप्शन है, वो बेसिकली विंडोज़ हैं और व्यूज़ हैं कि आपको कितने विंडोज़ चाहिए 3D कैमरा एंगल्स की। तो यहाँ पे अभी 1 सेलेक्टेड हुआ हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से जाके 2 करता हूँ तो हमारे पास 2 विंडोज़ ओपन हो गई हैं। एक में मैं अपना एक्टिव कैमरा इनेबल कर सकता हूँ और दूसरे में मैं कस्टम व्यू 1 भी इनेबल कर सकता हूँ। और चाहूँगा मैं यहाँ से, तो मैं यहाँ से 3 से 4 व्यूज़ भी इनेबल कर सकता हूँ लाइक दिस। इसमें हमारे पास 4 विंडोज़ हो चुकी है और हम चारों एंगल से अपने कैमरे को देख सकते हैं, अपने सीन को देख सकते हैं, और यहाँ से आके मैं इनका भी कोई ना कोई सीन चेंज कर सकता हूँ ईजिली। तो ये थी हमारी कुछ कैमरा प्रीव्यू प्रॉपर्टीज़, जो कि जानना काफ़ी ज़रूरी थी क्योंकि ज़्यादातर लोग इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हम बेसिक 3D कैमरा प्रॉपर्टीज़ के बारे में। 3D मूवमेंट किस तरीके से होती है और 3D कैमरा की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैमरा ऐड किया हुआ है, तो चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँगा और ट्रांसफॉर्म में आ जाऊँगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जिसके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पोजीशन है, ओरिएंटेशन है, एक्स वाई और जेड रोटेशन है। तो इन सबको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं। तो इनको समझने के लिए मैं यहाँ से टू व्यू विंडो ओपन करूँगा, ताकि हमारे पास 2 विंडोज़ यहाँ पे आ जाएँ और हमें समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले में हम मेन एक्टिव कैमरा रखेंगे डिफ़ॉल्ट, और दूसरे में हम यहाँ से कस्टम व्यू 1 ऐड कर लेंगे। चलते हैं क्विकली इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली 3D कैमरा का एंकर पॉइंट होता है, और अगर मैं इस मूवमेंट इसकी वैल्यूज़ के साथ अगर यहाँ पे मैं चेंज करूँ, तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो अब बात कर लेते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी की। तो जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन प्रॉपर्टीज होती हैं सारी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, चाहे वो 2D लें या 3D कोई भी ऑब्जेक्ट लें, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, वो थोड़ा सा लोग समझने में देर कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इस पॉइंटर से और यहाँ वैल्यू से अगर पोजीशन प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता हूँ, एज यू कैन सी, अगर मैं एक्स एक्सिस पे वर्क करता हूँ, मूव करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि कुछ वियर्ड सी मूवमेंट हो रही है। और अगर यही चीज़ मैं एक्स पे करता हूँ, तो यहाँ पे भी कुछ वियर्ड सी मूवमेंट हो रही है। अब यहाँ पे जितने भी बिगिनर्स एडिटर्स होते हैं वो यहाँ से मूवमेंट करते हैं, और जब वो की फ्रेम्स ऐड करते हैं तो उनको वियर्ड सी मूवमेंट आ जाती है और वो समझते हैं यार समझ ही नहीं आ रहा 3D कैमरा इतना हार्ड क्यों है। तो ये है। तो इसकी वजह ये है कि जब हम यहाँ से कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन प्रॉपर्टी वर्क कर रही होती है। बट यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना पड़ता है। वो क्यों? अब मैं यहाँ से, जैसे कि हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी है, यहाँ से कंट्रोल करने के बजाय यहाँ से कंट्रोल करता हूँ इस मार्कर से। तो लेट्स सी कि अगर मैं इसको जेड एक्सिस पे मूव करता हूँ तो बिल्कुल परफेक्टली हो रहा है। अगर मैं इसको वाई एक्सिस में मूव करता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली हो रहा है। और अगर मैं सिमिलरली इसको एक्स एक्सिस पे मूव करता हूँ, तो यहाँ पे परफेक्टली हो रहा है। वो क्यों? उसकी वजह है। तो यहाँ पे आपने नोट करना है कि यहाँ पे दोनों जो हमारी प्रॉपर्टीज है ना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी 3D कैमरा का एंकर पॉइंट और साथ ही पोजीशन, वो दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं। अगर मैं इसको ऊपर नीचे करता हूँ वाई एक्सिस पे, तो आप देख सकते हो इन दोनों की प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ साथ मूव करेंगे तो ही हमारा कैमरा प्रॉपरली वर्क करेगा। अगर सिर्फ हम इस प्रॉपर्टी पे काम करेंगे तो हमारा प्रॉपरली कैमरा मूवमेंट नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। ज़्यादातर न्यूबी और बिगिनर एडिटर जो कैमरा सीख रहे होते हैं, वो यहाँ पे आके जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और यहाँ पे आके उनसे 3D कैमरा की मूवमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं होती। तो आपने जब भी कोई भी मूवमेंट करनी है, आपने इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन पे दोनों पे एक साथ की फ्रेम्स लेने हैं, और उसके बाद जाके जो है आपने मूवमेंट करनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ करता हूँ और इसको जो है थोड़ा सा एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मूव करता हूँ, तो आप देख सकते हो अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये हमारी डायरेक्टली इस तरीके की मूवमेंट हो रही है। बट अगर मैं यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे से एक की फ्रेम डिलीट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये वियर्ड सी मूवमेंट हो रही है। और मैं इसको अगर फॉर एग्जांपल और करूँ तो ये कुछ अजीब सा ही आपको लुक आएगा। आप बोलोगे यार ये क्या हो रहा है। बट अगर सेम चीज़ मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके लेट्स सपोज मैं करता हूँ, यहाँ से मैं दोबारा से दोनों की फ्रेम्स डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से अगर मैं मूवमेंट करता हूँ,
तो आप देख सकते हो कितनी स्मूथ मूवमेंट हो रही है और परफेक्ट मूवमेंट हो रही है हमारी लाइक दिस, क्योंकि हमने यहाँ पे इन दोनों को एक साथ कंट्रोल करा है। तो हम जब भी यहाँ पे तो तो हम जब भी यहाँ पे कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं 3D कैमरा के अंदर, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन पे दोनों पर एक साथ की फ्रेम्स लेने हैं। अगर हम एक साथ की फ्रेम लेके मूवमेंट नहीं करेंगे तो हमारी मूवमेंट वेयर्ड सी होगी। तो इसको किस तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसको मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी आप कोई भी 3D मूवमेंट क्रिएट करना चाह रहे हो तो आपने सिंपली यहाँ से आके पोजीशन पे और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दोनों पे की फ्रेम लेना है और यहाँ से मूवमेंट को, इस मार्कर से मूवमेंट को कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ से करोगे तो आपकी सिर्फ पोजीशन प्रॉपर्टी एनिमेट हो रही है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पे एनिमेट नहीं होगी। जब भी आप कोई भी 3D मूवमेंट कर रहे हो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप यहाँ से कंट्रोल करो इस मार्कर से, ना कि आप जो है यहाँ से वैल्यूज़ को चेंज करो। क्योंकि अगर आप सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज करोगे तो चांसेस है कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई इफेक्ट ना आए, जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट ख़राब हो सकती है। तो हमेशा जब भी आप 3D कैमरा यूज़ कर रहे हो तो आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन को एक साथ लेके चलना है, वरना आपकी पोजीशन और मूवमेंट खराब हो जाएगी। बस आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ऐसे ट्रीट करना है जैसे कि वो आपके 3D कैमरा का एंकर पॉइंट हो, दैट्स इट। ये यहाँ पे 3D कैमरा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डिटेल में आपको समझाया। बाकी की जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये ज़्यादातर सिर्फ बेसिक्स ही हैं। तो अगर मैं इनको डिस्कस करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ से इन दोनों की फ्रेम्स को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से अब हम इनकी ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन क्या होती है, बेसिकली ये रोटेशंस होती हैं। ये वाई एक्सिस में हो गई इस तरीके से, और इसी तरीके से ये एक्स एक्सिस में हो गई लाइक दिस, और इसी तरीके से ये जेड एक्सिस में भी हो गई। तो इस तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, बट यहाँ पे सेपरेटली भी है एक्स वाई और जेड रोटेशन, जो कि कुछ इस तरीके की है। एक्स पे आप रोटेट कर सकते हो सेपरेटली और वाई पे भी रोटेट कर सकते हो, और सेम गोज फॉर जेड। तो सिंपली अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम कैमरा ऑप्शंस की, कि किस तरीके से हम ब्लर और डेप्थ ऑफ फील्ड को इनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3D कैमरा ऑप्शंस में एक इशू ये है कि हर रेंडरर में डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो अभी मेरे पास जैसे कि आप देख सकते हो एडवांस 3D इनेबल है, और मैं यहाँ से आके अगर हम कैमरा ऑप्शंस को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही फीचर मिल रहा है जो कि है जूम का, जिसके थ्रू मैं अपने कैमरा को जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ, कितने पिक्सल्स पे मुझे जूम करना है और कितने पिक्सल्स पे जूम आउट करना है, तो सिर्फ ये कंट्रोल कर सकता हूँ। बट अगर यही चीज़ मैं यहाँ से क्लासिक 3D में जाता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसके अंदर जूम का तो है, और साथ ही हमारे पास यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड का भी है, जिसके अंदर हम डेप्थ ऑफ फील्ड इनेबल कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पे फोकस डिस्टेंस यानी ब्लर और ब्लर आउट भी कर सकते हैं। अगर मैं फोकस डिस्टेंस यहाँ से कम करता हूँ, लेट्स सी मैं करीब कर लेता हूँ और बाकी का एरिया पर्चल पॉइंट आके मैं यहाँ से ब्लर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो जहाँ पे हमारा फोकस डिस्टेंस के वाला स्क्वायर होगा जो कि फोकस डिस्टेंस का है, सिर्फ वहाँ पे जो है वो हमारा कैमरा फोकस करेगा, बाकी सारी चीज़ों को बैकग्राउंड में या फ्रंट पे ब्लर कर देगा। तो अगर मैं फोकस डिस्टेंस को करीब लेके जाऊँ हमारे ऑब्जेक्ट्स के, तो आप देख सकते हो किस तरीके से वो क्लियर हमें विजिबल हो चुका है और किस तरीके से फोकस हो चुका है। अगर मैं इसको दूर करूँ उनसे भी तब भी हमें यहाँ पे ब्लर होगा, क्योंकि फोकस डिस्टेंस हमारा फोकस एरिया जो है वो सिर्फ ये स्क्वायर के अंदर है। तो क्लासिक 3D के अंदर हमें ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट अगर हम बात करें एडवांस 3D रेंडर की तो उसमें ये सारे ऑप्शंस इनेबल नहीं है। इसी तरीके से ब्लर लेवल यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, आयरस शेप, ये सारी जो है ब्लर्स के हिसाब से, लाइट्स के हिसाब से, ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस है। तो इनकी डिटेल में हम अभी नहीं जाते और इनको इतना कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिंपली यहाँ पे कैमरा ऑप्शंस में ये हमारे पास इशू है कि अगर हम क्लासिक 3D में काम कर रहे हैं तो हमें ये सारे ब्लर के, अपर्चर के और डेप्थ ऑफ फील्ड के ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट अगर हम काम करें एडवांस 3D में तो हमें यहाँ पे ये ऑप्शंस नहीं मिलते, हमें सिर्फ जूम का ऑप्शंस यहाँ पे मिलता है। सिनेमा 4D में भी हमें सिर्फ और सिर्फ जूम का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको यहाँ पे सारे 3D कैमरा ऑप्शंस चाहिए तो आपने सिंपली यहाँ से क्लासिक 3D में काम करना होगा, उसी के बाद आप जो है सारे ऑप्शंस को यूटिलाइज कर सकते हो, वरना एडवांस 3D में आप इन सबको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये थी कुछ हमारी कैमरा मूवमेंट प्रॉपर्टीज और साथ ही कैमरा ऑप्शन प्रॉपर्टीज। तो गाइस चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि हम आफ्टर इफेक्ट्स में किस तरीके से बेसिक कैमरा मूवमेंट और स्मूथ कैमरा मूवमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है कुछ एलिमेंट्स ऐड किए हुए हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है, कुछ टेक्स्ट हैं, PNG है और एक लोगो है। अब यहाँ से इन सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए हम एक सीन क्रिएट करते हैं और साथ में उसमें मूवमेंट की प्रैक्टिस करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं यहाँ से 2 विंडोज़ यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें इजीली देख सके अपने सीन को, और यहाँ से जितने भी मेरे पास टेक्स्ट हैं उनको जो है मैं PNGs के साथ जो है पेयर कर लेता हूँ,
ताकि पीएनजीज के साथ ही हम उन्हें मूव कर सकें। तो यहाँ पे ये मेरे पास पीएनजी है जिसको मैंने यहाँ से 3D में कन्वर्ट किया हुआ है, और उसके साथ जो टेक्स्ट है वो है स्मूथ कैमरा स्मूथ मूवमेंट। तो मैं टेक्स्ट को यहाँ से आके पेरेंट एंड लिंक वाले कॉलम में आके टेक्स्ट को इसके साथ लिंक कर लूँगा। अब हमने यहाँ पे टू व्यू विंडो ओपन की है, और यहाँ पे एक नया फीचर आपके पास बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली नया नहीं है, ये पुराना है, बट लोग इसको यूज़ ही नहीं करते। वो है यहाँ से ड्राफ्ट 3D का। तो जैसे ही मैं इसको ड्राफ्ट 3D पे इनेबल करूँगा, आप देख सकते हो आपको पूरा व्यू एक तरीके से 3D में मिल जाएगा, और जिसके थ्रू आप कहीं पे भी अपने ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करके देख सकते हो। अभी जैसे कि मैं यहाँ से अपनी पीएनजी के साथ टेक्स्ट को मूव करता हूँ इस तरीके से, तो आप देख सकते हो कि हमें सिर्फ यहाँ पे कॉम्पोजिशन का व्यू नहीं मिल रहा है, हमें साथ ही पूरा 3D व्यू मिल रहा है, जिसके थ्रू हम ईजिली कैमरा मूवमेंट को कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग ये चीज़ बताते ही नहीं है कैमरा मूवमेंट के बारे में कि किस तरीके से आप ईजिली व्यू कर सकते हो। जब तक हमारे पास सिर्फ ये कॉम्पोजिशन का व्यू होगा ना, तो हम 3D मूवमेंट अच्छी क्रिएट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें कैमरा मूव करने में मुश्किल होगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया ड्राफ्ट 3D का, जिसको यूज़ करते हुए हम नेविगेट कर सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो हमने प्लेस किया है वो किस जगह है। तो यहाँ से मैं सेम यहाँ पे भी ड्राफ्ट 3D मैंने इनेबल कर लिया है, और अब मैं वन बाय वन सबको प्लेस कर लेता हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ से क्लॉक को सेलेक्ट करता हूँ, क्लॉक को आगे की तरफ मूव करता हूँ, और एक सीन क्रिएट करने के लिए मैं क्लॉक को आगे मूव कर लूँगा यहाँ से। और आफ्टर इफेक्ट्स का जो आइकन है और उसी के साथ जो उसका टेक्स्ट है, उन दोनों को भी मैं आपस में जो है पेयर कर लूँगा लाइक दिस। और आफ्टर इफेक्ट्स के आइकन को सेलेक्ट करके मैं इसको दूर मूव कर दूँगा। अब जो है मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे zigzag मूवमेंट बेसिकली क्रिएट हो। सबसे पहले क्लॉक पे मेरा कैमरा आए लाइक दिस, और फिर वहाँ जाए स्मूथ कैमरा मूवमेंट वाले टेक्स्ट पे, और फिर जाके आफ्टर इफेक्ट्स पे एंड हो, ताकि हम यहाँ से सारी बेसिक्स मूवमेंट जो है कवर कर सकें, और इन्हीं पे जो है हम एक स्मूथ सी मूवमेंट क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पे हमने सीन क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ से हम कैमरा हमारे पास ऑलरेडी एडिट है, तो मैं कैमरा की पोजिशन सेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा दूर की तरफ मूव कर लूँगा लाइक दिस। और सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ मेरा कैमरा जो है हमारी क्लॉक पे जाए, उसके बाद हमारे ये वाले पॉइंट पे जाए, और फिर आफ्टर इफेक्ट्स लास्ट पॉइंट पे जाए। तो मैं कैमरा में आऊँगा, और यहाँ से आके सबसे पहले हम यहाँ पे वन व्यू इनेबल कर लेते हैं लाइक दिस। और कैमरा में आके मैं पोजीशन और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दोनों पे की फ्रेम्स लूँगा। वो क्यों? ताकि हमारी परफेक्ट मूवमेंट हो। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया कि पोजीशन और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली एक साथ हमें यूज़ करने, अगर हम अलग अलग यूज़ करेंगे तो हमारी मूवमेंट क्रिएट नहीं होगी। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे हमारे, इसको आप एंकर पॉइंट कैमरे का भी कह सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हमारे जो की फ्रेम कैमरा पोजीशन है वहाँ की फ्रेम है। अब मैं आगे जाऊँगा और अपने कैमरा को बेसिकली अगेन टू व्यू विंडो में आऊँगा, आगे की तरफ मूव करूँगा, और बिल्कुल अपना क्लॉक पे जाके जो है इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा लाइक दिस। थोड़ा सा हम आफ्टर इफेक्ट्स का जो आइकन है उसको मजीद ऊपर मूव कर लेते हैं ताकि हमारे सीन से गायब हो जाए लाइक दिस। और अब ये हमारी पहली बेसिकली मूवमेंट क्रिएट हो चुकी है एज यू कैन सी। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और ईज इन कर दूंगा, और यहाँ से आके ग्राफ एडिटर में आके इनको एंट्री ग्राफ ऐड कर दूंगा। तो ये हो गई हमारी पहली स्मूथ सी मूवमेंट। अभी ये बेसिक स्मूथ मूवमेंट है, लाइक आपको पता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो हूँ दूसरे पॉइंट पे जाऊँ, तो दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए मुझे इसके बाद जहाँ की फ्रेम्स ऐड हो रहे हैं, इसके बाद दूसरी मूवमेंट स्टार्ट करनी है। अगेन मैं यहाँ से इन की फ्रेम्स के बाद कुछ फ्रेम्स आगे आऊँगा और अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जाऊँगा, और अगेन यहाँ से मैं कस्टम व्यू 2 पे सेलेक्ट कर लूँगा लाइक दिस, ताकि हम इजीली नेविगेट कर सकें। और यहाँ से इसको राइट वाले पॉइंटर को सेलेक्ट करूँगा, लाइक लेफ्ट की तरफ मूव करूँगा, उसकी तरफ आगे जाके इस तरीके से प्लेस कर दूँगा। थोड़ा सा अगेन ज़ेड एक्सिस पे बाहर जूम आउट करूँगा लाइक दिस, परफेक्ट। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है थोड़ा सा जो है वो टच हो रहा है हमारे पीएनजी के साथ, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर लूँगा। क्रिएट हो चुका है। दूसरे पॉइंट पे भी हमने की फ्रेम्स ऐड कर लिए हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करके इन पे भी ईज इन कर दूंगा लाइक दिस, और अगेन हम इन सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके एंट्री ग्राफ दे देंगे। तो देख सकते हो कितनी स्मूथ सी हमारी पहली मूवमेंट, दोनों मूवमेंट्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से हम हमारी थर्ड मूवमेंट भी क्रिएट करेंगे, और कुछ फ्रेम्स आगे जाएंगे। ड्राफ्ट 3D हम दोबारा इनेबल कर लेते हैं यहाँ से, और अगेन हम आफ्टर इफेक्ट्स वाले आइकन पे अपना जाएंगे, और इस तरीके से मूवमेंट कर लूँगा। जैसे ही मुझे अपना आफ्टर इफेक्ट्स का आइकन हमारा नज़र आएगा, मैं उधर जाके इस तरीके से मूवमेंट को क्रिएट कर लूँगा। परफेक्ट। अगेन इन की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूँगा, ग्राफ एडिटर में जाके भी इनको एक एंट्री ग्राफ या मिरर ग्राफ जो मुझे अच्छा लगे दे दूँगा। तो इस तरीके से हमने ये पहली मूवमेंट हमारी यहाँ पे क्रिएट कर लिया। आप देख सकते हो कितनी स्मूथ सी यहाँ पे मूवमेंट क्रिएट हो चुकी है। तो गाइस हमारी ये बेसिक स्मूथ मूवमेंट क्रिएट हो चुकी है। अब आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आ रहा है और किस तरीके से हमने स्मूथ मूवमेंट क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे एक मसला ये है कि यहाँ पे मूवमेंट तो हमने क्रिएट कर ली है, बट यहाँ पे कोई फ्लो नहीं है। यहाँ पे बीच में हमारे पास पॉजेस आ रहे हैं, लाइक ये पहली मूवमेंट हमारी है और ये पहली यहाँ पे आके एंड होती है, और यहाँ पे थोड़ा सा पॉज आता है, और उसके बाद हमारी ये दूसरी स्टार्ट होती है, और यहाँ पे थोड़ा सा पॉज आता है, उसके बाद तीसरी स्टार्ट होती है। अब हम चाह रहे हैं कि यार ऐसा हो कि यहाँ पे कोई भी पॉज
पॉज ना आए और हमारी वीडियो में एक मोशन रहे, एक फ्लो रहे, उसी के साथ साथ हमारी ये मूवमेंट्स क्रिएट हों और बीच में बिल्कुल भी पॉज ना आए, एक फ्लो रहे और एक मोशन रहे। तो उस टाइप की स्मूथ मूवमेंट क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं नल ऑब्जेक्ट्स का। अब नल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो चलते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस तरीके से नल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए स्मूथ 3D कैमरा मूवमेंट्स को कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और न्यू में आके एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा। तो हमारा नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे हमने नल ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया है। नल ऑब्जेक्ट को समझना है तो हम सिंपली ये समझ लेते हैं कि ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है जो कि सिंपली मूवमेंट्स कंट्रोल करने के काम आता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से अगर नल ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करेंगे तो नल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हम उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ से कैमरा को नल ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर लेता हूँ और यहाँ से हमारी अब सारी मूवमेंट जो है वो हमारा नल ऑब्जेक्ट कंट्रोल करेगा। जैसे ही आप कैमरा को अटैच करो तो आपने याद रखना है कि आपने नल ऑब्जेक्ट को भी यहाँ से 3D कन्वर्ट करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी मूवमेंट कंट्रोल नहीं होगी। तो सिंपली अब मैं यहाँ से अगर नल ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में आऊँ तो आप देख सकते हो मैं आराम से यहाँ से कैमरा को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ज़्यादातर लोग नहीं बताते, जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे कि हमने इससे प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था कि जब भी हम कैमरा मूवमेंट करते हैं तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन की फ्रेम्स दोनों को साथ ऐड करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कैमरा का था, जब हम कैमरा से ऊपर कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं और हमने नल ऑब्जेक्ट कोई भी ऐड नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ कैमरा के लिए था। लेकिन जब हम नल ऑब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं और कैमरा को उसके साथ पेयर कर लेते हैं, यहाँ पे हमने कैमरा को यूज़ नहीं करना बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ नल ऑब्जेक्ट के थ्रू सारी मूवमेंट को करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो है जब भी आप पोजीशन कैमरा पे मूवमेंट कर रहे हो तो आपने यहाँ से कैमरा को आके सेलेक्ट करना है और इस तरीके से मूव करना है। तो अगर आप ये करोगे ना नल ऑब्जेक्ट के साथ पेयर करने के बाद, तो आपके नल ऑब्जेक्ट की मूवमेंट क्रिएट नहीं होगी बल्कि कैमरा आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। तो वो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं क्विकली यहाँ से जो है एक मूवमेंट क्रिएट करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट में हमारे पास कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। हम नॉर्मली जैसे उसकी मूवमेंट करते हैं वैसे ही करेंगे। तो पहला यहाँ पे मैं की फ्रेम ले लेता हूँ और कुछ फ्रेम्स आगे जाता हूँ और यहीं से मैंने यहाँ से कंट्रोल करनी है, मैं यहाँ से कंट्रोल नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि अगर मैं यहाँ से कंट्रोल करूँगा तो हमारा कैमरा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे मैंने एक की फ्रेम ले लिया, मैं कुछ फ्रेम आगे जाऊँगा और यहीं से प्रॉपर्टीज़ को चेंज करूँगा। मैंने कैमरा को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं करनी। वो क्यों, अभी बताता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ से नीचे की तरफ मूव करूँगा प्रॉपर्टीज़ को और जेड एक्सिस पे इसको आगे कर दूँगा लाइक दिस। तो ये हमारी पहली मूवमेंट क्रिएट हो चुकी है एज यू कैन सी। अब इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ईज इन कर लूँगा और ग्राफ एडिटर में जाके सिंपली मैं ये वाला एंट्री ग्राफ दे दूँगा। तो ये हमारी पहली मूवमेंट क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ से प्रॉपर्टीज़ क्यों चेंज की वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से आके प्रॉपर्टीज़ चेंज करता और सेलेक्ट करता कैमरा को, और कैमरा को आप देख सकते हो कैमरा को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से कैमरा सेलेक्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ से आके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कैमरा प्रॉपर्टीज़ चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारी सारी जो है जो हमने मूवमेंट इस पर नल ऑब्जेक्ट पर क्रिएट की थी वो हमारी ख़राब हो चुकी है। वो कैसे, अगर मैं इसको अगेन वापस लाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने मूवमेंट क्रिएट की थी, हमारी मूवमेंट सारी की सारी ख़राब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से कैमरा की जो एक्चुअल पोजीशन थी उसको ख़राब कर दिया। तो जब भी आप नल ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी मूवमेंट कर रहे हो आपने ध्यान रखना है कि आपने नल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से मूवमेंट्स को चेंज करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ से चेंज नहीं करोगे, यहाँ से करोगे तो आपका कैमरा, मेन कैमरा जो है वो यूज़ होगा, जिसको आपने अवॉइड करना है और आपने नल ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है बेसिकली। सिंपली यहाँ से मैं इसको अंडू कर लूँगा और जहाँ पे पहले हमारा पोजीशन था वो कर लूँगा। ये बताने का मकसद ये था कि आपको कैमरा ईजिली समझ आ जाए। आई नो वीडियो लंबी हो रही है बट ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो ये हमारी पहली मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब दूसरी मूवमेंट क्रिएट करने के लिए हम इसी के ऊपर की फ्रेम्स ऐड नहीं करेंगे बल्कि हम एक नया नल ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे और उसके ऊपर ये वाली मूवमेंट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैंने नया नल ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया है और प्रीवियस जो हमारा जो पहला नल ऑब्जेक्ट है उसको मैं अगेन इससे पेयर कर दूंगा और इसको भी 3D कर दूंगा जैसे हमने पहले किया था। अब यहाँ से अगेन मैं पोजीशन पे एक की फ्रेम लूँगा और पोजीशन की फ्रेम को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा जहाँ पे हमारी ऑलरेडी मूवमेंट चल रही है। इसके ऊपर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ऐड कर लेता हूँ और कुछ फ्रेम्स आके जाके हमारा जो दूसरा पॉइंटर है उसकी तरह मूव कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ड्राफ्ट 3D इसमें इनेबल कर लेता हूँ और इस पर भी ड्राफ्ट 3D। तो हमें यहाँ जाना है तो मैं सिंपली यहाँ से आऊँगा, आगे की तरफ मूव करूँगा, जेड एक्सिस पे फर्स्ट जेड एक्सिस पे मूव करूँगा एंड देन रिमेंबर हमें यहीं से पोजीशंस को चेंज करना है, क्योंकि अगर हम वहाँ से करेंगे तो हमारा कैमरा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हमारी दूसरी मूवमेंट क्रिएट हो चुकी है। सिंपली मैं इनकी की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूँगा और ईज इन कर दूंगा लाइक दिस। अब हम इस पर एंट्री ग्राफ दे देंगे लाइक दिस। अब सिंपली तीसरी मूवमेंट भी क्रिएट कर लेते हैं क्विकली और उसके बाद अब मैं तीनों को आपको एक साथ दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो किस तरीके से ये एक स्मूथ मूवमेंट क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से अगेन मैं एक न्यू नल ऑब्जेक्ट लूँगा और जो हमारा नल 7 था उसको मैं पेयर कर दूंगा अपने नल 8 के साथ लाइक दिस और इसको भी मैं अगेन 3D कर लूँगा। पोजीशन की फ्रेम ऐड करूँगा और इन सारे की फ्रेम्स को बेसिकली मैं विजिबल कर लूँगा और यहाँ पे आऊँगा इस पार्ट पे ताकि मैं ओवरलैप कर सकूँ अपने नल को। यहाँ आके मैं अगेन एक नया पोजीशन की फ्रेम ऐड करूँगा, कुछ फ्रेम्स आगे जाऊँगा
और हमारा जो आफ्टर इफेक्ट्स वाले थर्ड पार्ट है उस पॉइंट पे चले जाऊँगा लाइक दिस। इस तरीके से करना थोड़ा सा हार्ड है, तो सिंपली मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते करते अपना आफ्टर इफेक्ट्स के आइकन पे आ चुका हूँ। अब मैं इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूँगा, ईज इन करूँगा और ग्राफ एडिटर में जाके इनको भी एंट्री ग्राफ दे दूँगा लाइक दिस। अब मैं वन व्यू में आऊँगा और यहाँ से अपना ड्राफ्ट 3D डिसेबल कर दूँगा ताकि हम यहाँ से अपनी मूवमेंट्स को प्ले कर सकें और देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने स्मूथ मूवमेंट क्रिएट कर ली है। तो अगेन मैं स्टार्ट में आ जाऊँगा, अब प्ले करते हैं और देखते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी हमारी स्मूथ मूवमेंट क्रिएट हुई है और ओवरलैप भी हो गई, एक फ्लो भी आ चुका है, पॉजेस नहीं आ रहे। तो थोड़ा सा हमारा जो मूवमेंट ख़राब हो रही है यहाँ पे, तो उसको हम जल्दी से अपना जो सेकंड नल था उसमें आएंगे और उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा मोशन ब्लर भी इन सब पे इनेबल कर देते हैं ताकि एक अच्छा सा लुक है हमारे पास स्मूथ सा। तो इस तरीके से आप 3D स्मूथ मूवमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। जितने भी आप इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे 3D एड्स देखते हो, बेसिकली उनमें जो 3D कैमरा यूज़ हुआ होता है वो नल ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कंट्रोल हो रहा होता है, क्योंकि नल ऑब्जेक्ट के बगैर आप स्मूथ कैमरा मूवमेंट्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी स्मूथ सी हमारी मूवमेंट क्रिएट हुई है। अगेन मैं आपको वही चीज़ दिखा देता हूँ, मैं यहाँ से 2 व्यूज़ में आऊँगा, आप देख सकते हो हमारी ये नॉर्मल मूवमेंट है। अगर मैं यहाँ से आके कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आके जो कैमरा को हल्का सा गलती से भी मूव कर देता हूँ तो हमारी सारी मूवमेंट ख़राब हो जाती है। आप देख सकते हैं हमारी मूवमेंट ख़राब हो चुकी है। तो हमेशा इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, जब भी आप कैमरा मूवमेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपने नल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हुए ही मूव करना है। तो आई होप गाइस आपको ये वाला 3D कैमरा का पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको इसमें डिटेल में सारी चीज़ें कवर कर सकूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई भी नहीं सिखाता। तो आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो यार इसको लाइक लाजमी कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको किस टॉपिक पे चाहिए या किस वीडियो पे चाहिए, तो मैं वो भी बना दूंगा। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।